गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए क्लास 9th का क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में कुछ बचा था, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे आप आज फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में आज जानेंगे। कह रहे फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही। अब सही बात है कि फ्रांस की जो स्थिति उस समय हो गई थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या रही थी, तनावपूर्ण बन रही थी। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इतने प्रेशर आ गए लुई 16वां पे कि लुई 16वां को संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, करना ही पड़ा। परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। लेकिन पर्सा के जो राजा थे उससे वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। फ्रांस में जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से अन्य पड़ोसी जो शासक थे वो लोग भी क्या हुए थे, चिंतित काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। अब इन शासकों ने ऐसा किया कि गर्मियों के बाद होने वाली जो ऐसी घटनाएं है, ठीक है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया, सेना भेजने के लिए निर्णय कर लिया, ठीक है। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 के नेशनल असेंबली ने पर्सा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये लोग जब तक सेना भेजते उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया कि युद्ध की घोषणा कर दिया गया, ठीक है। 1792 में नेशनल असेंबली के द्वारा पर्सा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना ने भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अब प्रांतों बहुत दूर दूर से आए हुए लोग जो थे वो लोग भी सेना में शामिल होने के लिए लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया। इस युद्ध का नाम दिया गया यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध ये युद्ध होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नॉर्मल परिवार के जो लोग थे वो लोग भी इस युद्ध में क्या हुए, बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर दी लॉयड रचित मॉर्सेले भी था। यह गीत पहली बार मॉर्सेलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। जब पेरिस की ओर ये सारे लोग जा रहे थे उसी समय ये गाना गाया गया था, इसलिए इस गाने का नाम मॉर्सेले हो गया। इसलिए इस गाने का नाम क्या हो गया, मार्सिले हो गया, ठीक है। जब फ्रांस का ये अब क्या बन गया, फ्रांस का यही अब फ्रांस का अब राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई का झेलनी पड़ी। ये युद्ध जो छिड़ गया, युद्ध छिड़ने के बाद क्या होता है, देश की स्थिति थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ताकत होती है, जितनी भी धन होते हैं, सारे के सारे युद्धों में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा हो गया कि क्रांतिकारी युद्ध जनता को इसका क्षति काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पे आ गई। पुरुष तो युद्ध की ओर चले गए, युद्ध में करने चले गए, युद्ध लड़ने चले गए, लेकिन अब घर में जो जिम्मेवारी है, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उसके भोजन रहन सहन सब की जिम्मेवारी जो घर की औरतों हैं उस पर आ गई थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देश की जो एक बड़ी आबादी थी उसको ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि इस सिलसिले को अब जो है कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। 1791 का समय एक ऐसा समय था जिस समय में सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों को ही जो है क्या हुआ था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है, और जो इससे नीचे वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, उससे जो है राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। लोग जगह जगह पे जिसे जहां मौका मिलता था वहां बैठकर वो लोग क्या करते थे, सरकार की जो नीति है इस पे बहस किया करते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, ठीक है। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। इसमें से एक क्लब जो था, ठीक है, जैकोबिन क्लब, वो काफ़ी सफल था, ठीक है, काफ़ी जो है सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। यह राजनीतिक समूह का क्या बन गया था, एक अड्डा बन गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षित वर्ग भी यहाँ पे आके बैठते थे और क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और महिलाएं जी थी वोमेंस जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में हम लोग देखेंगे, आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। कह रहे जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के जो भी लोग थे समाज के, वो जो है सो समृद्ध हिस्से से कह रहा है, मुख्य समाज के कम समृद्ध मतलब क्या, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं हो, उस परिवार से वो लोग क्या करते थे, बिलोंग करते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, छपाई करने वाला, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब शामिल था इसमें। उनका नेता
इन सभी का नेता मैक्सिमिलियन हुआ था, मैक्सिमोने रोबेस्पियर था, इन सभी का नेता होता मैक्सिमोने रोबेस्पियर। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी करा है कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनपस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस की घुटना पहनने वाले कुलीन से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन को सत्ता समाप्ति के ऐलान उनका तरीका था। इसलिए ऐसा कह रहा है कि फैशनपस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस को, जो घुटने तक जो कपड़े पहने जाते थे, पहनने वाले कुलीन, ठीक है, खुद को अलग करने के लिए किया था। ये लोग घुटने तक इसलिए पहनते थे क्योंकि अपने आप को ये जो समाज है, जो लोअर वर्ग है, उससे अलग करने के लिए ऐसा पहना जाता था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन की सत्ता समाप्ति का ऐलान उनका तरीका था, ठीक है। कह रहा है कि इसीलिए जैकोबिन को सौ कुलांत के नाम से भी जाना गया। यही एक था, इसीलिए ऐसा रीज़न था कि जैकोबिन को सौ कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सौ कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। सौ कुलांत में ऐसा था कि पुरुष जो वर्ग होता था, मेल जो होता था, वो लाल रंग की टोपी पहनता था। जो स्वतंत्रता का, यही लाल रंग की टोपी एक ऐसा टोपी था जो स्वतंत्रता का क्या था, प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ऐसा हो गया कि जैकोबिन ने जो खाद्य पदार्थ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी, जिससे नाराज होकर इन्होंने क्या किया, एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त को सुबह उन्होंने टुलेरियर के महल पर धावा बोल दिया। 10 अगस्त का सुबह एक ऐसा सुबह लेके आया जो टुलेरियर के महल पर इन्होंने क्या किया, जैकोबिन ने एक हमला बोल दिया। राजा के संरक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, ठीक है। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यह असेंबली अब ऐसा कर दिया कि शाही के परिवार के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाए, ठीक है। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी पुरुष, चाहे उनका उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान देने का अधिकार है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैं बताया था कि जिसके पास संपत्ति होता था उसी को वोट देने का अधिकार दिया जाता था, जिसके पास संपत्ति नहीं होता था उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन जैकोबिन जैसे ही पर्सिया के, ठीक है, महल पे क्या किया, जैसे ही उसने हमला किया, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उसने अपने अधिकार में ले लिया, वहाँ के राजा को भी बंधक बना लिया, ठीक है। तो उन्होंने ऐलान किया वहाँ से, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया। वहाँ पे ये लोगों ने सब जैकोबिन के क्लब के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि नए चुनाव कराए जाए। 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान देने का अधिकार दिया गया। याद रखिए, अभी तक भी महिलाओं को, ठीक है, वोट देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। निर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। ऐसा सुबह लेके आया कि 1792 में इसने क्या किया, राजतंत्र का ही अंत कर दिया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस एक अब क्या गणतंत्र राज बन गया, जिसका जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार उसके प्रमुख का चुनाव जनता करता है। गणतंत्र का अर्थ यह होता है कि जहाँ पे लोगों को वोट देने का, लोगों को मतदान देने का क्या हो, अधिकार हो, ठीक है। यह वंशानुगत राजाशाही नहीं। वंशानुगत राजाशाही का मतलब क्या, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करें और देखिए आप कैसे गणतंत्र बने हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग इकट्ठा करिए। अब देखिए, लुई 16वां के कह रहा है न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई दी गई। अब ऐसा हो गया कि लुई 16वां को न्यायालय द्वारा क्या किया गया, मौत की सज़ा सुनाई दी गई। 21 अप्रैल 1792 को प्लेस डी लॉ कॉन्वेंट में से सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे बताइए कि लुई 16वां को फांसी किस जगह पे कब दी गई। तो 21 जनवरी 1793 को, याद रखना, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से क्या दिया गया था, कॉनकॉर्ड नामक जगह पर उसे फांसी दिया गया। जल्द ही ऐसा स्थिति हो गया कि जल्द ही रानी मेरी एंटोनियट को भी वही हंस हुआ जैसा राजा लुई 16वां के साथ हुआ, वही हंस किसके साथ हुआ, मेरी एंटोनियट के साथ भी हुआ, ठीक है। अब आतंक का राज शुरू हुआ, आतंक का राज कह रहा है सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति में जो आतंक का युग कब से कब तक को कहा जाता है, तो 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, गणतंत्र के खिलाफ जो भी शत्रु था, कुलीन व पादरी और राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशाली से असमित रखने की पार्टी सदस्य थे। बहुत सारे लोग ऐसा ये करने लगा था, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए, असहमति था, इससे सहमत नहीं था।
कह रहा है बहुत सारे लोग उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चला दिया गया। यदि न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनके सिर कलम कर दिया गया। न्यायालय जब उसे दोषी पाया था तो तब तक क्या किया इन्होंने, गिलोटिन को चढ़ाकर, गिलोटिन पर चढ़ाकर उसने सिर कलम कर दिया, मतलब सारे लोगों को मार दिया। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकने वाला और मशीन था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन एक मशीन था। कैसा मशीन था? दो खंभों के बीच लटकने वाला एक मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिरधड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है सब। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम भी रखा गया। ठीक है, गिलोटिन जो था क्या था, दो खंभों के बीच में सिर रखा जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था। ठीक है, गिलोटिन नाम है इसका नाम, इसीलिए गिलोटिन रखा गया, क्योंकि गिलोटिन ने ही से बनाया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन रखा गया था। रोबेशिया सरकार के कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। ऐसा हुआ कि रोबेशिया सरकार ने कई कानून तो बना दिया, कर, मजदूरी और कीमतों की भी क्या अधिकतम सीमा तय कर दी। बहुत तक पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा कीमत पर बेचने के लिए बात किया गया। अब ऐसा हो गया कि किसानों को बात किया गया कि सरकार के द्वारा जो कीमत तय की गई है उसी के अनुसार तुम्हें बेचना होगा। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल की संशोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है, परंपरागत कह रहे मंचू महाशय और महादेव महोदय के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों महिलाओं को सिंतुइन नागरिका कह रहा है सिंतुइन नागरिक नाम से संबोधित किया जाने लगा। सभी नागरिकों को क्या दिया गया, सिंतुइन नाम से क्या किया गया, संबोधित किया जाने लगा। चर्चों के बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक का दफ्तर बना दिया गया। ठीक है, और जो पहले से जो भवन था उसको क्या किया, दफ्तर बना दिया गया। ठीक है, कह रहा है रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को अपनी शक्ति से लागू किया और उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अब जो उसके समर्थक थे, पहले से जो लोग उसको समर्थन कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, वो लोग भी अब क्या उससे त्रस्त होने लगे। अतः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके अगले ही दिन से गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन क्या किया गया, इसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, डैट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे। आज इतना रहने दीजिए, कल फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे।